चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक कमाल के कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक तरफ है 9000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा एक प्राचीन पर्वत शिखर और दूसरी तरफ है बिल्कुल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। हम बात कर रहे हैं सुरकंडा देवी की। यहाँ प्राचीन आस्था और आज की अत्याधुनिक इंजीनियरिंग जिस तरह से आपस में मिलते हैं वो सच में हैरान करने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई 9000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद किसी इतनी पवित्र चोटी को बिना उसके प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को नुकसान पहुंचाए आप मॉडर्नाइज कैसे करते हैं। हम ठीक इसी बात की तह तक जाने वाले हैं कि कैसे प्राचीन पौराणिक कथाओं का सम्मान करते हुए कटिंग एज सिविल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। हिंदू मान्यताओं में शक्तिपीठ उन पवित्र जगहों को कहा जाता है जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे थे। माइथोलॉजी के अनुसार जब भगवान शिव सती जी के पार्थिव शरीर को लेकर हिमालय की ओर जा रहे थे तब इस जगह पर माता का सिर गिरा था और इसी सिरखंड नाम से आगे चलकर इस जगह का नाम सुरकंडा पड़ा। अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका कमाल का मॉडर्न फसाड यानी बाहरी हिस्सा। जरा सोचिए, 2737 मीटर करीब 9000 फीट के इस भयंकर एल्टीट्यूड पर खड़ा ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक होने के नाते इसकी अहमियत तो बहुत है, लेकिन आज इसका ये जो नया रूप है ना, इसे पर्वतीय वास्तुकला शैली में बहुत ही शानदार तरीके से डेवलप किया गया है। देखिए, कद्दूखाल गांव से इस मंदिर तक का सफर पहले कोई बच्चों का खेल नहीं था। पारंपरिक रास्ते में एकदम खड़ी कंक्रीट की सीढ़ियां थीं और 1.5 से 2 घंटे की वो थका देने वाली चढ़ाई जो जाहिर है बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं थी। लेकिन 2022 में इस पूरी कहानी ने एक बड़ा मोड़ लिया। इस नए मॉडर्न रोपवे के आते ही वो 500 मीटर की खड़ी और मुश्किल चढ़ाई अब सिर्फ 10 से 15 मिनट के एक बेहद आरामदायक सफर में बदल चुकी है। और अगर आपको लग रहा है कि ये कोई छोटा मोटा रोपवे है तो आप हैरान होने वाले हैं। इसकी कैपेसिटी सच में मैसिव है। ये सिस्टम एक ही बार में पूरे 96 यात्रियों को ऊपर ले जा सकता है। इसमें टोटल 16 केबिन लगे हैं और हर केबिन में 6 लोगों के आराम से बैठने की शानदार व्यवस्था है। तो आखिर इस कमाल के पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी है? इसे मोनो केबल जिग बैक सिस्टम कहते हैं। अब इंजीनियरों ने इसे ही क्यों चुना? इसके पीछे वजह है इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसका सिंपल होना और सबसे ज़रूरी बात, टर्मिनल के लिए इसे बहुत कम जगह चाहिए होती है। इसमें एक ही केबल पर केबिन आगे और पीछे की दिशा में चलते हैं, जो इतनी ऊंचाई वाले इलाकों के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है। हालांकि ये सब जितना आसान लग रहा है असल में था नहीं। इस प्रोजेक्ट के लिए शुरू में 5 अलग अलग संभावित रास्तों पर विचार किया गया था। अब देखिए, इतने नाजुक इको सेंसिटिव जोन में इंजीनियरिंग के फैसले आप सिर्फ अपनी सुविधा देखकर तो ले नहीं सकते। आपको हर हाल में पर्यावरण की स्टेबिलिटी को सबसे ऊपर रखना ही पड़ता है। तो फिर सवाल आता है कि उन 5 विकल्पों में से ऑल्टरनेटिव 2 ने बाजी कैसे मारी? इसका कारण बहुत ही लॉजिकल है। इस रास्ते पर सिर्फ 32 पेड़ काटने की नौबत आई। जियोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये हिस्सा सबसे ज्यादा स्टेबल था। इसके अलावा जो 231 मीटर के एलिवेशन डिफरेंस का अपर टर्मिनल है उसे मंदिर से एक उचित दूरी पर रखा गया ताकि वहां की शांति भंग ना हो। सबसे बड़ी बात, इसके लिए देवदार और बांज के जंगलों की सिर्फ 0.68 हेक्टेयर वन भूमि को ही डाइवर्ट करना पड़ा। पर्यावरण संरक्षण, 9000 फीट की ऊंचाई पर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस पूरे प्रोजेक्ट का जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो है पानी का बैलेंस मेंटेन करना। जरा इस कैलकुलेशन को समझिए। चोटी पर हर दिन 15 किलोलीटर पानी की जरूरत होती है। अब जहां इतना पानी इस्तेमाल होगा वहां 9 किलोलीटर अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर भी तो बनेगा। इतनी ऊंचाई पर उस वेस्ट वाटर को मैनेज करना लिटरली किसी बहुत बड़े इंजीनियरिंग टास्क से कम नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है इस 20 किलोलीटर प्रतिदिन की कैपेसिटी वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की। ये प्लांट फ्लूइडाइज्ड एरोबिक बायोरिएक्टर या शॉर्ट में कहें तो एफएबी फैब तकनीक का इस्तेमाल करता है। कमाल की बात यह है कि ये तकनीक इतनी कॉम्पैक्ट है कि बहुत ही कम जगह लेकर ये सारे पोल्यूटेंट्स और खतरनाक ई कोलाई बैक्टीरिया का पूरी तरह से सफाया कर देती है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझें तो ये बहुत ही क्लियर है। पहले बार स्क्रीन और ग्रीस चैम्बर में तैरने वाला कचरा छन जाता है। उसके बाद पानी जाता है एफएबी रिएक्टर्स में, जहां एरोबिक बैक्टीरिया इसे साफ करते हैं। फिर बारी आती है ट्यूब सेटलर टैंक की और आखिर में डिसइंफेक्शन की। इस शानदार प्रोसेस का नतीजा ये होता है कि हर दिन 8 किलोलीटर ट्रीट किया हुआ पानी फ्लशिंग और बागवानी जैसे कामों के लिए सफलतापूर्वक दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। चलिए, अब पानी से हटकर सॉलिड वेस्ट
यानी ठोस कचरे पर आते हैं। चोटी पर हर दिन करीब 153 किलोग्राम कचरा पैदा होता है और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, करीब 92 किलोग्राम, वो सिर्फ ऑर्गेनिक कचरा है। अब 9000 फीट की ऊंचाई पर आप इस जैविक कचरे को बस यूं ही तो फेंक नहीं सकते। इसके लिए एक बेहद ही स्पेशलाइज्ड और स्मार्ट सॉल्यूशन की जरूरत थी। और वो स्मार्ट सॉल्यूशन है ये फास्ट पायरोलिसिस सिस्टम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये एक थर्मोकेमिकल डीकंपोजिशन प्रोसेस है। मतलब ये कचरे को जलाने का कोई आम तरीका बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एडवांस्ड इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो आखिर ये पायरोलिसिस है क्या भला? सिंपल शब्दों में कहें तो ये ऑर्गेनिक कचरे को बहुत ही कम ऑक्सीजन वाले माहौल में गर्म करने की प्रक्रिया है। इससे गैस, तेल और राख निकलती है। ये सिस्टम सिर्फ कचरे का वॉल्यूम ही कम नहीं करता है, बल्कि जो गैस पैदा होती है ना, उसे साफ करके बिजली बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखा जाए तो ये एक परफेक्ट क्लोज लूप एनर्जी सिस्टम है। खैर, अब एक और ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं जो दिखता तो नहीं है, लेकिन होता बहुत इंपैक्टफुल है, और वो है शोर। हिमालय की उस शांति और मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना भी उतना ही अहम है जितना कि बाकी चीजें। सोचिए, अगर वहां बड़े बड़े जनरेटरों का शोर गूंजता तो वो पूरी स्पिरिचुअल और शांत वाइब तो एकदम खत्म ही हो जाती, है ना? तो इस शोर को कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से पावर ग्रिड पर ही रिलायंस रखा गया है। बैकअप के लिए लोअर टर्मिनल पे 750 केवीए और अपर टर्मिनल पे 15 केवीए का जनरेटर लगाया गया है। लेकिन कैच ये है कि ये जनरेटर एकॉस्टिक इंक्लोजर के अंदर पूरी तरह से पैक हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि शोर का लेवल 65 डेसिबल की लिमिट पार ना करे, यानी उतना ही शांत जितनी हमारी और आपकी नॉर्मल बातचीत। शिखर का अनुभव, आस्था और डिस्कवरी का बेहतरीन संगम। अब जरा इस पूरे एक्सपीरियंस को कॉन्टेक्स्ट में रखकर सोचिए। टिहरी गढ़वाल जिले में मौजूद सुरकंडा देवी की ये चोटी अब इतनी आसानी से एक्सेसिबल हो गई है कि यहाँ से हिमालय के बड़े बड़े दिग्गजों जैसे नंदा देवी, चौखंबा, स्वर्गारोहिणी और बद्रीनाथ के जो 360 डिग्री व्यूज मिलते हैं ना, वो लिटरली आपके होश उड़ा देंगे। ये नज़ारा सच में अनपैरेलल्ड है। और इस सब का जो असली ह्यूमन इम्पैक्ट है, वो हमें वहां आने वाले श्रद्धालुओं की बातों से पता चलता है। जो लोग दशकों से उस मुश्किल चढ़ाई की वजह से दर्शन नहीं कर पा रहे थे, खासकर हमारे बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लोग, वो अब बिना किसी टेंशन के वहां पहुंच रहे हैं और आराम से माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। सच में इस मॉडर्न इंजीनियरिंग ने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। और एक बात, वहां ऊपर पहुंचकर आपको एक अलग ही कल्चरल खुशी देखने को मिलेगी। लोग रंग बिरंगे पारंपरिक जौनसारी कपड़े पहनकर लोकल फोटोग्राफर्स के साथ खूब तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। सतह पर एक एकदम वाइब्रेंट और पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का जश्न, और ठीक आपके पैरों के नीचे बिना किसी शोर शराबे के काम कर रही एक कटिंग एज टेक्निकल फैसिलिटी। तो इन सारी बातों के बाद अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है। बढ़ती हुई श्रद्धा और इस तरह की इको फ्रेंडली मॉडर्न इंजीनियरिंग के इस कमाल के बैलेंस से दूसरी प्राचीन जगहें क्या सीख सकते हैं? क्या सुरकंडा देवी का ये मॉडल इतिहास और आस्था को बचाए रखने के साथ साथ भविष्य को सस्टेनेबल तरीके से इंजीनियर करने का सबसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट है? इस सवाल ने पक्के तौर पर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।